सो गाइस आईआरसीटीसी ने अपने आज क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। आज मॉर्निंग में हमने कंपनी का प्री एनालिसिस लिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था 7.71% का कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। ठीक है, मतलब इसके ऊपर क्या कंपनी इतना रेवेन्यू ग्रोथ दे पाई है और चार्ट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सब चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो तो। शुरुआत करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। और रिजल्ट्स के अलावा कंपनी ने और क्या अनाउंसमेंट्स करी हैं। यस, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया और ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड है कंपनी का इस फाइनेंशियल ईयर का, जो कि ₹3.5 का है। ₹3.50 पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है आज के दिन में। और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट यहां पर आप मेंशन कर लेना 20 फरवरी 20 फरवरी आपके रिकॉर्ड डेट है, यानी कि इस तारीख तक आपके अकाउंट में, आपके डीमैट अकाउंट में आईआरसीटीसी के शेयर होल्ड पर होने चाहिए। ठीक है, ऑल्दो पेमेंट डेट्स अभी कंपनी ने अनाउंस शायद यहां पर नहीं करी है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा 20 फरवरी तक का रिकॉर्ड डेट पे। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। ठीक है, तो हमारे पास सारी फिगर्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये सभी लाख्स में है। इन रिजल्ट्स को देखने के बाद हम चार्ट पैटर्न पर आएंगे। तो सेगमेंट फ्रॉम रेवेन्यू, मतलब कि टोटल रेवेन्यू हम देख लेते हैं कितना कंपनी ने जनरेट करा है। सो टोटल रेवेन्यू दिसंबर 2025 में आया है कंपनी का 1454 करोड़। ये कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 1454 करोड़ का। सितंबर में था 1149 करोड़, यानी कि साफ है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। पिछले साल था 1228 करोड़ का रेवेन्यू। यही चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि सितंबर क्वार्टर कंपनी का बहुत वीक देखने को मिलता है और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी कम बैक करती है स्ट्रॉन्ग, और कंपनी ने यही चीज करी है। सितंबर के कंपैरिजन में दिसंबर बहुत बढ़िया आया है। और अगर आप एनुअल बेसिस पर देखोगे तो एनुअल बेसिस पर भी कंपनी के रेवेन्यू पर एक बढ़िया सा जंप है। और ये जंप कितना हो जाता है, अराउंड 19% के आसपास, लगभग 19% के आसपास, 19 से 19.5% कंपनी का रेवेन्यू जो है जंप हुआ है एनुअल बेसिस पर, यानी कि एनुअल ग्रोथ 19% का है। तो ऐसे में कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ जाता है। सितंबर में मात्र 7.71% का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी कंपनी का यहां पर बढ़ा है। तो पहला सेगमेंट बहुत बढ़िया कंपनी ने यहां पर दिया है। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स पर। ठीक है, सो ज्यादा कुछ यहां पर नहीं है डिस्कस करने को। एक बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप चाहो तो देख लेना यहां पर, जिसमें कंपनी का इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, जिसको कि आप अदर इनकम भी एक तरह से कह सकते हो, कितनी आई है, ये आएगी आपके अराउंड 4 करोड़ के आसपास की अदर इनकम है। सितंबर में 3 करोड़ की और पिछले साल भी 3 करोड़ की कंपनी की अदर इनकम थी, तो कुछ बड़ा डिफरेंस यहां पर नहीं आया है अदर इनकम को जोड़ने के बाद में। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है कितना बनेगा, ये 529 करोड़, 529 करोड़ का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सितंबर में था 457 करोड़ का और पिछले साल दिसंबर में 456 करोड़। तो ये सारी फिगर्स लाख्स में थी, मैंने आपको इन्हें करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट आया है 395 करोड़ का। आफ्टर टैक्सेस नेट प्रॉफिट कंपनी का 395 करोड़ का है और 15% का आपको एनुअल ग्रोथ नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 15% का कंपनी का ग्रोथ है। और अगर आप सितंबर में देखोगे तो सितंबर में कंपनी का ग्रोथ मात्र 10% का था। ठीक है, सितंबर का ग्रोथ 10% का था, यानी कि 5% और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ जाता है। और यही चीज कंपनी के ईपीएस पर आपको नजर आ रही है। 4.27 कंपनी का ईपीएस था और अभी कंपनी का ईपीएस क्या यहां पर विजिबल है, नहीं यहां पर विजिबल कंपनी का ईपीएस तो नहीं शो हो रहा है, बट स्टिल कंपनी का ईपीएस इन दोनों ही ग्रोथ को देखते हुए आपका बड़ा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अब वैल्यूएशन की जब बात आती है तो ये ईपीएस का इंप्रूव होना जरूरी होता है। ये ईपीएस इन रुपीज है, सितंबर का 4.27, यानी कि इस बार कंपनी का ईपीएस लगभग ₹4.5 के आसपास का है, यानी कि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज वो भी बढ़ेगा। और ये चीज हमने आज के दिन डिस्कस भी करी थी आपके प्री एनालिसिस में। तो एक बार आप यहां पर देख सकते हो, प्री एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ जो है वो 17.15% पर खड़ा है दिसंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग। तो ये दिसंबर क्वार्टर का ईपीएस कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज है 17.15 पे, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। ओवरऑल कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ यहां पर अच्छी होती है। मैं फंडामेंटल हेल्थ क्यों कह रहा हूं इसको अभी यहां पर चार्ट पर समझेंगे।
फंडामेंटल हेल्थ कहने का मतलब ये है कि कंपनी को जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आईआरसीटीसी है, अपने आप में ये कंपनी मोनोपोली बनाती है। आगे जाने से पहले कंपनी का रिजल्ट मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया आया है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। एक कंपनी अगर मोनोपोली बना रही है तो उस मोनोपोली में आपको एक्सपेक्टेशन भी होती है, स्पेशली तब जब वो स्टेट रन कंपनी हो, ठीक है। तो आईआरसीटीसी रेलवेज में मोनोपोली है, स्टेट रन कंपनी है, तो ऐसे में कंपनी में बजट आएगा, बजट का एलोकेशन भी आएगा। एलोकेशन हर साल बढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, हर साल एलोकेशन बढ़ना जरूरी होता है। लेकिन आप कहोगे भाई हर साल एलोकेशन बढ़ रहा है तो कंसर्न क्या है? कंसर्न है एलोकेटेड अमाउंट का एग्जीक्यूशन का स्लो डाउन, ये एक मेजर कंसर्न है। इसके अपडेट्स या डिटेल्स आपको मेरे आरवीएनएल के वीडियोस पर मिल जाएंगे, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। अब आते हैं आरवीएनएल के चार्ट पर। आगे जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप आईआरसीटीसी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पिछले 3 सालों में जिस प्राइस पर अभी स्टॉक है ना, 2024 के पहले ही ये प्राइस दिखा था, 2024 के बाद से, बल्कि 2023 के मई के महीने के बाद से ये प्राइस एक बार भी देखने को नहीं मिला है जहां पर इस समय स्टॉक है। इसका मतलब यह है कि 636 आपको निकालना पड़ेगा 2022 और 23 में जाकर के, और आपको नजर आएगा कि इस रेंज के आसपास ना स्टॉक ने काफी अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था 2022 और 23 में। ऑल दो स्टिल स्टॉक ने बॉटम क्रिएट नहीं करा है। अगर हम कंपनी की बात करें, सेक्टर की बात करें, तो अभी भी स्टॉक ने बॉटम को हिट नहीं करा है, और बॉटम है लगभग 585 के पास में, 585 के पास में बॉटम है। बट क्या ये बॉटम हिट होना जरूरी है? ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के आज के रिजल्ट्स डिसाइड करेंगे कंपनी का फेट, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स। और जब बात आती है फंडामेंटल्स की, तो वहां पर ईपीएस परसेंटेज आपका बढ़ना जरूरी है। ऑलरेडी दिसंबर का ईपीएस आया हुआ है यहां पर, जो कि 17.15 पर है, यानी कि कंपनी का ईपीएस सितंबर में भी बढ़ा और दिसंबर में भी बढ़ा, जून में भी बढ़ा और आपके मार्च में भी बढ़ा। ये चीज कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाती है। ऑल्दो ये चीज बहुत कॉमन है, आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स को अच्छे से पता है कि आईआरसीटीसी एक मोनोपोली है, ठीक है, तो इस कंपनी का कुछ बिगड़ना तो है नहीं। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की ना, तो कब तेजी आएगी या कब गिरावट आएगी, ये चीजें कंपनी के फंडामेंटल्स ही डिसाइड करते हैं, और कंपनी का सेक्टर। अब जब बार बार मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, इसका मतलब पता है क्या? बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी, आरवीएनएल की वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया इसी संडे को, बल्कि जाकर के जरूर चेकआउट करना, आपको बहुत सी डिटेल्स मिल जाएगी। क्योंकि बजट से एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप उसका बजट का यूटिलाइजेशन देखोगे वो काफी स्लो है, जिसकी वजह से अभी तक रेलवेज के सेक्टर के स्टॉक्स पर वो ब्रेकआउट्स देखने को नहीं मिले हैं। समझ रहे हो इसका मतलब कि एलोकेशन अगर बढ़ता भी है तब भी जो यूटिलाइजेशन है ना, मतलब कि एग्जीक्यूशन उस अमाउंट का, वो उतनी तेजी से नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से स्टिल आपके रेलवेज के स्टॉक्स जो हैं अभी भी बड़े रन की तरफ नहीं जा सके हैं। इस पॉइंट को जरूर फोकस में रखना, और अगर आप चाहो तो इस पॉइंट पर रिसर्च जरूर कर लेना। एज एन इन्वेस्टर रिसर्च और एनालिसिस बहुत जरूरी चीज होती है मार्केट में। अगर आप ये नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।